हेलो बच्चों। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे पार्ट 2 करने को आ गए हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हमने कुछ पोर्शन कर लिया है। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिससे कि बोर्ड से क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों क्या है आपके लिए? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। तो देखिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और मैं अभी इसको कराने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मेरा मोटिव रहता है कि बच्चों की मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराते हुए चलूँ, ताकि आपको ये समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि हम टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है क्लास 11th में। तो क्लास 11 में जो ग्रेविटेशन लॉ है वो दो बॉडी के बीच में लगता है। दो बॉडी अगर एक दूसरे के पास में लाई जाती है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे उसी की तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बच्चों क्या होता है यहाँ पे? कूलॉम्स लॉ जो होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। जैसे कि सपोज एक चार्ज बॉडी मेरे पास Q1 है और एक दूसरी चार्ज बॉडी क्या आपके पास बच्चों यहाँ पे Q2। तो जो भी चार्ज बॉडी होती है उसको हम एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास दो चार्जेबल बॉडी है। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया भी था कि जब दो सेम चार्ज, लाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे को पास लाएंगे तो वो रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट चार्ज करें तो प्लस माइनस वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत नजदीक रख दिया जाए तो डेफिनेट रूप से बच्चों यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा। वो फोर्स या तो रिपल्शन होगा या तो इन दोनों को क्या कर देगा? दूर कर देगा, या इन दोनों को पास लिया जाएगा। तो जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स ही यहाँ पे डिफाइन करता है कूलॉम्स लॉ को। तो देखिए कूलॉम्स लॉ कहता है कि जब दो चार्जेबल बॉडी को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उनके बीच में कोई ना कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो वो फोर्स क्या होता है बच्चों? दोनों मास के प्रोडक्ट, सॉरी, मास नहीं, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक बात। और यही फोर्स क्या होता है? दो चार्ज की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? एक बार मैं यहाँ पे बोलता हूँ फिर लिख के भी दिखा दूंगा आपको। स्टेटमेंट क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग दिस लॉ, when two chargeable body placed too near each other, then they are repel or attract with the force, and this force is directly proportional to the product. Product means multiply, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट व्हेन टू चार्ज charges placed near to each other, then they are repel or attract with a force. This force is directly proportional, and this force is directly proportional to the product of their charges, and it is inversely proportional. It is inversely proportional to the square of the distance between them. तो बच्चों कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ, जब द व्हेन टू चार्जेस प्लेस नियर टू ईच अदर, देन दे आर रिपेल और अट्रैक्ट विद द फोर्स। तो डेफिनेट रूप से वो रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स होता है वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। हमने मान लिया दो चार्ज Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस प्लेस है? R। तो इसके अकॉर्डिंग जो कूलॉम्स लॉ हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके चार्ज के प्रोडक्ट के हो गया और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली हो गया। अब देखिए इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड करने में जो चीज दो बार होती है उनको एक बार लिखते हैं। फोर्स को दो बार है, एक बार, साइन को एक बार।
तो ये कितना आ जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट को, तो K हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो K है उसका एक अपना वैल्यू भी फिक्स होती है, वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कांस्टेंट के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं, कहीं तो कांस्टेंट आपको K लिखना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन होती है, जहां डिफाइन होती है वहां पे हम उसको शो कर देते हैं, और जहां हमें पता नहीं होता है बिकॉज ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है, तो जब यहाँ नहीं पता होता वहां पे हम K लिख देते हैं। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में डिफाइन है, जो कांस्टेंट K है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लगा दे 4 पाई, हम जानते हैं 3.14 होता है, और इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा दे 8.854 इंटू 10⁻⁻12, तो इस ऑल ओवर को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका आंसर आ जाता है 9 इंटू 10⁻9। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि कांस्टेंट के की एक वैल्यू न्यूमेरिकल के रूप में अगर हम देखें तो वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, और वैसे कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यहाँ पे के की जगह हम ये भी लगा सकते हैं, के की जगह ये भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर के की जगह यहाँ लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। और अगर यहाँ पे के की जगह हम लगाते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला ये आएगा। अब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास दो है, हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो जब बच्चों हम कोई थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और जब कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 लिख के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई होता है, और ये यहाँ पे इसके लिए अप्लाई होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ बच्चों मैंने जैसे कि बताया कि आप अपने सेल्फ स्टडी में इनके नोट्स को भी तैयार करते रहिए, तो आप देखेंगे आपकी फिजिक्स कितनी आसान होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है, अब कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से पहले हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ते हैं, वो क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे डिफाइन करने को आ सकता है, डिफाइन 1 कूलम्ब। कूलम्ब की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी बच्चों, तो कूलम्ब्स क्या होता है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन किससे करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए किसी भी यूनिट की डेफिनेशन जब डिफाइन करनी होती है तो जो भी फॉर्मूला हम लगाते हैं उस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पे मोस्टली 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने Q1 Q2 दोनों की वैल्यू ले ली 1 कूलम्ब, और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो F बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो देखिए इससे आप कैसे डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। 1 कूलम्ब वो चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस हो, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, रिपल्शन कर रहे हो, कितने फोर्स से, 9 इंटू 10⁻9। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1 कूलम्ब इज द चार्ज which is placed 1 meter from another charge and another same charge, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है, एंड बोथ आर रिपल्शन, रिपल्शन इसलिए क्योंकि चार्ज हमने सेम लिए, एंड बोथ आर रिपल्शन विद अ फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो क्या डेफिनेशन बनती है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 कूलम्ब इज द चार्ज which is placed 1 meter from another charge of same magnitude and repel with a force of कितना निकला, with a force of 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन।
तो ये क्या बच्चों डिफाइन हो गई डेफिनेशन आपकी कूलम्ब्स की। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो बच्चों क्या आपका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत आता है एक्सप्लेन करने के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको करने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर आपको यूनिट वेक्टर की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं कैप से, किसी के ऊपर भी कैप लगा दो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन अगर इसकी बताते हैं तो डेफिनेशन कहलाता है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो वो आपका कहलाएगा यूनिट वेक्टर। और मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें, तो मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम वेक्टर और अपॉन उसका मॉड। मॉड को लिखने के दो तरीके होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जनरली आप इसको बच्चों यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। और अगर मैं इस वेक्टर से इस वेक्टर को निकालूं, ए वेक्टर को निकालूं, तो इसकी मुझे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, ए नॉट, ए कैप। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वेक्टर को जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो उसके लिए दो चीज चाहिए होती है, एक ये जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या चाहिए होता है उसके साथ, एक हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तभी हम किसी भी चीज को किस में लिख सकते हैं, वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का, कि जो वेक्टर होता है उसको किसी भी चीज को वेक्टर में लिखने के लिए उसके संग स्केलर के साथ उसका एक हमें यूनिट वेक्टर लगाना कंपलसरी होता है। तो कैसे, अब इसको जरा, ये तो आप पहले इसका इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, और उन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। ये यहाँ पे ये दोनों जो चार्ज है बच्चों वो सेम चार्ज है, सेम का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल इधर करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ये इसको जो रिपेल कर रहा है वो एक फोर्स से कर रहा है, उसको हम लिख रहे हैं F12। F12 का मतलब है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो 1 चार्ज पे लग रहा है और लगा कौन रहा है, 2 के द्वारा। सिमिलर वे में हम यहाँ बात करते हैं कि चार्ज 2 पे लगने वाला फोर्स को कितना होगा, F2, और लगा कौन रहा है, F1। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, F21। तो बच्चों यहाँ पे जो ये दो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। एक F12 फोर्स है, इट मीन्स 1 पे लगने वाला फोर्स, और एक F21 इट मीन्स की 2 पे लगने वाला फोर्स। अब हमें यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले जनरली हम कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये तो हमने जनरली फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हो कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो प्रकार के फोर्स है, एक F12 है और एक F21 है। तो F12 को अगर हम डिफाइन करें तो ये पूरा देखिए Q1 Q2 है, R है, तो ये तो पूरा स्केलर क्वांटिटी तो ऐसी लिखी जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपका F12 है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए एक उसका स्केलर पार्ट चाहिए होता है और एक उसका क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ये तो वेक्टर हो गया और ये पूरा अपने आप में स्केलर पार्ट है। अब इसके संग हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो F12 के साथ जो यूनिट वेक्टर लगता है वो लगता है आपका F21। क्या लगता है आपका F21, यानी कि 2 से
वन की तरफ लगता है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर कितना हो गया, F21। इसको यहाँ ना लगा के इसकी यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देते, तो F21 इधर लग रहा है, चलिए यहीं दिखा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर क्या लगेगा, सिमिलर वे में A12 लगेगा आपका। तो यहाँ पे ये 1 2 पे लगने वाला मतलब वेक्टर फॉर्म आ गई। सिमिलर वे में अगर हम दूसरे को डिफाइन करते हैं F21 को, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और A21 को हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2, यानी 2 पे लगा रहा है तो किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, A12। तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ को। थोड़ा सा हम चाहे तो बच्चों इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A21, अभी हमने पढ़ा जो यूनिट वेक्टर है A21, किसी भी वेक्टर का यूनिट निकालते हैं तो वो उसके वेक्टर और अपॉन उसके मॉड के बराबर होता है। तो मॉड के रूप में यहाँ पे हमारे पास क्या है, R है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली, R। तो और दूसरा सिमिलर वे में हम A12 निकाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 वेक्टर अपॉन उसके बीच की डिस्टेंस। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लगा दें तो F12 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और A21 की जगह हम लिखेंगे A21 वेक्टर अपॉन R। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, और R कितना हो जाएगा, R3। और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से F12। और यहाँ पे मैं अगर ये वैल्यू यहाँ लगा दूँ तो उसके हिसाब से इसका कैलकुलेट करके सिमिलर वे में यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3, और ये हो जाएगा A12 वेक्टर। तो ये भी कुलाम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म में। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है और ये वेक्टर फॉर्म वेक्टर्स की टर्म्स में है, तो दोनों ही हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। अब बच्चों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका पूछ सकता है कि कुलाम्स लॉ किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो कुलाम्स लॉ बच्चों फॉलो करता है किसको, न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि मैंने उसको धक्का मारा, वो मुझे धक्का मारेगा, इसका मतलब बोथ फोर्स आर अपोजिट एंड इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर बॉडी की एक अपोजिट और इक्वल क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कुलाम्स सॉरी क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो थर्ड लॉ के अगर ये यहाँ पे हम बात करें तो ये थर्ड लॉ किस तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हम जानते हैं कि A12 और A21 ये दोनों आपके यूनिट वेक्टर क्या सेम है, क्योंकि इनकी मॉड सेम है। तो यहाँ पे ये सेम तो है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जब ये A12 की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे बच्चों ये F21 वाली इक्वेशन निकल के कितनी आ जाएगी आपकी, F21 वाली आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और A12 की जगह आ जाएगा A21 और माइनस आ जाएगा शुरू में। तो ये पूरा देखेंगे तो ये पूरा पार्ट बन गया आपका F12। तो यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है 2 1, ये वाली इक्वेशन ली थी 2 1 की जगह लगाई, और यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 2 1 की जगह, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का F12। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, तो ये किसको फॉलो करते हैं, हमारे कुलाम्स न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो कुलाम्स लॉ हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक तरीके से होता है। तो चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बोर्ड से पूछे गए हैं कुलाम्स लॉ पे, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा बच्चों की क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल तो नहीं आते, फिजिक्स में थोड़े से घुमा फिरा देते, लेकिन बहुत भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, which is the correct relation for the following figure, following figure.
ये जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में वैल्यू पूछा गया और फिर यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये Q1 है और यहाँ पे ये Q2 है, इसके अंदर फोर्स F1 लगा है और इधर फोर्स लगा है F21। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एमसीक्यू फॉर्मेट है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन दे रखा है आपको Q1 Q2 स्मॉलर देन 0 और सी ऑप्शन दे रखा है Q1 Q2 इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन दे रखा है 1 ग्रेटर देन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बना हुआ है, डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म है, वहां पे ये डायग्राम दे रखा है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इन्होंने, आप गौर से देखिए कि ये फोर्स एक दूसरे के अंदर की तरफ लग रहे हैं, इट मीन्स कि बोथ आर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको देखिए इसकी जो बेसिक फंडा है वो क्या है कि अगर देखिए मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन दिया Q1 ग्रेटर देन Q2, सॉरी Q1 इंटू ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा क्योंकि 0 से बड़ा है। अब ये दोनों 0 से बड़ा कब हो सकता है, या तो ये दोनों साइन प्लस के हो तब आपका आंसर प्लस में आएगा जो कि शो होगा ग्रेटर देन 0 के, और या दोनों आंसर किस में हो आपके माइनस में हो तो माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, प्लस। अगर कोई चीज 0 से बड़ी है तो उसका मतलब वो आंसर आपका किस में आना चाहिए, प्लस में। तो Q1 Q2 के चार्ज के केस में देखें तो चार्ज हमें प्लस में कब मिलता है, जब दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम हो, यानी यानी दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो और आइदर वो चार्ज आर निगेटिव हो, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और जो प्लस चार्ज होता है बच्चों वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे Q1 और Q2 क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को करेंगे रिपेल, F12 और ये कितना हो गया, F21। तो ये किस केस की बात हो गई, ये हो गई जब Q1 ग्रेटर देन Q2 0 है। अब मैं दूसरा केस बात करूं कि Q1 Q2 की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो बच्चों इसका मतलब कि इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, और नेगेटिव में कब आ सकता है, या तो एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव में मिलेगा, या हम कहें कि पहला चार्ज नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव में मिलेगा। यानी कि इसकी वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए आपकी, वो आनी चाहिए -1, माइनस आनी चाहिए। और माइनस कब आएगी, जब वो चार्ज कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर दो चार्ज डिफरेंस है, अलग अलग नेचर के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें Q1 और Q2 की, तो फोर्स हमारा लगेगा अंदर की तरफ, F12 और F21, और ये केस हो जाएगा Q1 Q2 स्मॉलर देन 0। तो अब आप समझ गए लॉजिक क्या है बच्चों, यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ है तो उसका मतलब यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ग्रेटर देन। ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, आप यहाँ पे जाके नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर ये दोनों 0 से कम है तो दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। और यहाँ पे दोनों का चार्ज क्या है बच्चों, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो दोनों चार्ज दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा केस दे रखा है, यहाँ पे दोनों चार्ज अंदर की तरफ आ रहे हैं, इट मींस की दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का केस कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो इस केस में दोनों की वैल्यू अपोजिट नेचर के कारण 0 से क्या होगी, कम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा आपका, बी इज करेक्ट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के लिए जो कि आपको इस टॉपिक से पूछे गए है। तो बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है इस पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड दिखा हूं। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 r at a distance r between them experience and experience a force F. This force between them in vacuum at the same distance r will be। ऑप्शन देखा आपको यहाँ पे बच्चों 5F, डी ऑप्शन देखा आपको F, और सी ऑप्शन देखा आपको F/2 और डी देखा आपको F/5। देखिए बच्चों क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस है एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं K, तो K की वैल्यू दे रखी है 5। जब ये कहाँ प्लेस है, किसी मीडियम में, और अगर इसी ये फोर्स कब लग रहा है, जब वैक्यूम में अगर वो चार्ज सेम डिस्टेंस प्लेस है तो उसमें कितना लगेगा ये निकालना है।
देखिए कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बच्चों वैक्यूम यानी कि एयर, एयर को वैक्यूम ले सकते हैं। और अगर ये मीडियम की बात करें तो इसमें मीडियम के केस में यहाँ पे क्या लग जाता है, कांस्टेंट के आ जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए चार्ज यहाँ पे सेम है और डिस्टेंस भी दोनों केस में सेम है, मीडियम में है तब भी आ रहे हैं और वैक्यूम में तब भी आ रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई से एप्सिलॉन से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/1 और इसको करेंगे तो k/1। तो यहाँ पे आपको कौन सा निकालना है, वैक्यूम यानी कि एयर। एयर का मतलब आप इसको वैक्यूम में लिख सकते हैं या वैक्यूम लिख दिए या एयर लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये वैक्यूम में आपसे पूछा गया था, तो वैक्यूम में कितना आ जाएगा k इंटू एफ मीडियम। तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है और मीडियम में आपको फोर्स कितना दे रखा था लिख के यहाँ पे इन्होंने f। तो ये आपका आ जाएगा 5f। तो 5 है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो देखा आपने किस किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए बच्चों अभी यहीं तक के लिए हम रहने देते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। और वहीं पे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस वेक्टर इसी कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर जो कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म है उन दोनों से मैं कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ। अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे, आगे और भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच। और आप अगर वास्तव में आपको लगता है बच्चों कि कुछ मैं आपके लिए अच्छा कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, बताइएगा और कुछ कमियां हैं वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।